हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी यूनिट के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को। तो बेटा उससे पहले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में वर्क का फार्मूला डिस्कस किया था, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस टाइप से पुल करोगे, आपका फोर्स कैसा होगा? इंक्लाइंड होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड फोर्स के थ्रू पुल करोगे तो बेटा ये फोर्स आपका ग्राउंड के साथ या एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाएगा तो इस फोर्स के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, दैट इज एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड के पैरेलल ड्रैग होता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा के अलोंग हो जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड के पैरेलल ड्रैग होता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस किसके अलोंग होगा? अलोंग एक्स एक्सिस होगा, अलोंग एफ कॉस थीटा होगा। इसका मीनिंग वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिलेगा? अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना हो कि वर्क डन यहाँ पर अप्लाइड फोर्स ने कितना किया है, वर्क डन यहाँ पर बाय अप्लाइड फोर्स आपको निकालना हो तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इट इज इक्वल टू component of force along displacement into displacement। आप चेक कर सकते हो, component of force along displacement into displacement। तो ये आपका फार्मूला है, that is force into displacement। आप चेक कर सकते हो बेटा। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क डन फाइंड आउट करोगे तो आंसर 0 आएगा। रीजन ये है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास फोर्स की वैल्यू तो है बट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। तो यहां पर फोर्स तो एप्लीकेबल है लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो बेटा साइंटिफिक वर्क डन का एक मेन रूल है, जहां आपने फोर्स लगाया है अगर वहां डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन आएगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं आएगा। तो यहां पर ये वाला फोर्स आपका बेटा वेस्ट हो रहा है, ये वाला फोर्स किसी भी टाइम का वर्क यहां नहीं कर रहा। तो ये वाला फोर्स किसी भी टाइप का वर्क यहां नहीं कर रहा है। इस फोर्स के अकॉर्डिंग यहां पर वर्क डन की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहां चेक करो, यहां पर एफ कॉस थीटा वर्क कर रहा है और एफ कॉस थीटा की वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका अपीयर हो रहा है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर आपको वर्क डन मिलेगा एंड वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो अब बेटा हम इसको ये बोलेंगे, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब यहां पर वर्क डन को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? एफ एस कॉस थीटा, नाउ इट मे बी रिटन एज एफ डॉट एस। तो बेटा एफ एस कॉस थीटा को आप डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखोगे? एफ डॉट एस, और यहां पर थीटा का मीनिंग एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको प्रॉपर वे से ध्यान रखना है। तो बेटा कुछ कंडीशंस में आपको क्या मिलेगा? कुछ कंडीशंस में आपको फार्मूला ऐसे भी मिल सकता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा। बेटा इस केस में क्या होगा? इस केस में ये जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कुछ केसेस में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट आपका फोर्स के पैरेलल आएगा, इट मींस यहां अगर फोर्स आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, यहां अगर फोर्स आपका
एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो चेक करो बेटा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ने कितना एंगल बनाया फोर्स के साथ, दैट इज थीटा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट आपका इस टाइप से जा रहा है तो आप चेक करो, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स आपने कैसे लगाया है, हॉरिजॉन्टल लगाया है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट बेटा फोर्स के ऊपर आएगा, दैट इज एस कॉस थीटा, दैट इज एस कॉस थीटा। और यहाँ पर बेटा इस लाइन के ऊपर आपको वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगी, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट तो मिल रहा है एस साइन थीटा, बट यहाँ पर बेटा फोर्स की वैल्यू कैसी है, जीरो है, तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये आपको डिसाइड करना है बेटा, ये आपको डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पर जो फोर्स गिवन है वो किस डायरेक्शन में गिवन है और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आपका फोर्स के पैरेलल कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पैरेलल आएगा वहीं पर आपको वर्क डन की वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको प्रॉपर वे से नोट करना है। नाउ वी हैव न्यू टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्सेस, नाउ वी हैव न्यू टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द वर्क डन by the force or against the force depends on initial and final positions. The work done by the force or against the force depends on initial and final positions. Then those forces are known as conservative forces. तो आप यहाँ पर when यूज कर लो, when work done by the force or against the force depends on initial and final positions, then those forces are known as conservative forces. It means यहाँ पर work done initial और destination point की location पर depend करेगा। तो इसका meaning work done by the forces or against the forces depends on initial and final positions, then those forces are known as conservative forces. तो बेटा वो फोर्सेस जिनका वर्क डन अगर इनिशियल लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन, इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन पर डिपेंड करेगा, तो बेटा वो वर्क डन आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्क डन शेप ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। पाथ की शेप, पाथ का डिजाइन, पाथ की शेप, पाथ का डिजाइन, पाथ कैसा भी हो, जिगजैग हो, सर्कुलर हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर डिफरेंट पाथ में आपका इनिशियल
और फाइनल पॉइंट आपके सेम है, फिक्स है, तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट पाथ में आपको वर्क डन की वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको ये बता रही है कि यहां पर वर्क डन आपका सिंपली किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ। तो बेटा ये पाथ की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा अब हमें प्रूव करना है कि अब यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स आपका अलग अलग पाथ में वर्क डन की वैल्यू को सेम कैसे रखता है। तो हम इसका प्रूफ भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम इसके प्रूफ पर फोकस करेंगे। इसका प्रूफ क्या है, तो अभी हम इसका प्रूफ फाइंड आउट करते हैं। बेटा डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो और बेटा इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेट्रा। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, बेटा ये सारे आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, ये सारे आपके बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। अब प्रूव करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होगा। तो बेटा अभी प्रूव कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होगा। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा पाथ बनाएंगे। अब अगर हमें ए से बी पॉइंट पर जाना है और हमारे पास लिफ्ट का ऑप्शन है, तो हम लिफ्ट के थ्रू जाएंगे ए से बी। हमें अगर अब ए से बी जाना है और हमारे पास लिफ्ट का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास स्टेयर्स हैं, तो बेटा हम स्टेयर्स के थ्रू जाएंगे। तो बेटा हम स्टेयर्स के थ्रू जाएंगे। तो बेटा हम बिल्कुल सेम डेस्टिनेशन पॉइंट बनाएंगे, ए बी। आप चेक कर सकते हो बेटा। अब हम स्टेयर्स के थ्रू जा रहे हैं। फर्स्ट केस में हम कैसे मूव कर रहे हैं, फर्स्ट केस में हम लिफ्ट के थ्रू जा रहे हैं, सेकंड केस में बेटा हम स्टेयर्स के थ्रू जा रहे हैं। तो बेटा ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। अब बेटा जो अगला केस आएगा उसमें हम रैंप के थ्रू जाएंगे। ये हमारा एक रैंप है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आपके बिल्कुल सेम लोकेशंस पे हैं तीनों केसेस में, आप चेक कर सकते हो। नाउ दिस इज केस नंबर 3, नाउ दिस इज केस नंबर 2, नाउ दिस इज केस नंबर 1। तो आप बेटा चेक कर सकते हो तीनों केसेस में आपको अलग अलग शेप ऑफ पाथ मिली है। तीनों केसेस में आपको अलग अलग शेप ऑफ पाथ मिला है। तो यहाँ पर बेटा अगर आप ए टू बी जाओगे तो आप यहाँ पर लिफ्ट को यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर अगर आप इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पर जाओगे तो यहाँ पर आपने स्टेयर्स को यूज़ किया है और यहाँ पर आपने रैंप को यूज़ किया है। तो बेटा तीनों केसेस में आपने अलग अलग मोड ऑफ वॉकिंग यूज़ किया है। तो यहाँ पर मोड ऑफ वॉकिंग है लिफ्ट, यहाँ पर स्टेयर्स है, वहाँ पर रैंप है। तो बेटा चेक करते हैं, यहाँ पर अगर आप लिफ्ट के थ्रू ऊपर जाओगे तो बेटा यहाँ पर आपका जो वेट होगा वो कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और आप ऊपर जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा बेटा, अपवर्ड होगा। यहाँ पर आपका वेट अगर डाउनवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट आपका अपवर्ड है। तो बेटा केस नंबर 1 में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू
कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज 180 डिग्री। आप चेक कर सकते हो, वेट नीचे है और एस ऊपर है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू बेटा 180 डिग्री होगी। तो W1 का आंसर क्या आएगा, इट इज -mgs। और यहाँ पर अगर ये S आपका हाइट है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, W1 इज इक्वल टू -mgh। नाउ केस नंबर 2, बेटा केस नंबर 2 में चेक करो, जब आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आप हाइट कितनी ट्रेवल करोगे, h2, यहाँ बोलो हाइट h1, यहाँ h2, यहाँ h3 हाइट है, यहाँ h4 हाइट और यहाँ h5 हाइट। आप चेक कर सकते हो बेटा, प्रॉपर वे से आप चेक कर सकते हो। तो अब बेटा यहाँ पर जब आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ पर बेटा वर्क डन की वैल्यू क्या मिलेगी, आपका वेट नीचे है, आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, h1 आपका ऊपर है, तो एंगल बनेगा 180। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, mg इंटू h1 इंटू -1। आप चेक कर सकते हो। फिर बेटा आप चलोगे हॉरिजॉन्टल, फिर आप यहाँ से चलोगे आगे हॉरिजॉन्टल। अब चेक करो, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है हॉरिजॉन्टल और आपका वेट है नीचे, तो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में और वेट में कितना एंगल बनेगा, 90। तो बेटा जब भी आप चलोगे हॉरिजॉन्टल तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ एंगल बनाएगा 90, और बेटा जब भी एंगल आपका 90 बनेगा तो वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। अब आप यहाँ से ऊपर जाओगे, आपका वेट नीचे, डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर, तो बेटा यहाँ पर आपको वर्क डन की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। अब बेटा आप यहाँ से अब जाओगे हॉरिजॉन्टल आगे, तो बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। अब यहाँ से फिर ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर -mgh3 मिलेगा। अब आप यहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ पर फिर दोबारा से वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। अब यहाँ से ऊपर जाओगे देन -mgh4, अब फिर आगे जाओगे हॉरिजॉन्टल, फिर 0 और फिर लास्ट में आएगा -mgh5। और बेटा यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो वर्क डन की वैल्यू 0 आएगी। आप चेक कर सकते हो कि जब भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा, जब भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो बेटा उस केस में आपको वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। अब चेक करो W2 आपका टोटल कितना आ रहा है, आप चेक कर सकते हो W2 आपका टोटल कितना आ रहा है, -mgh1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5। तो आप चेक कर सकते हो W2 इज इक्वल टू -mgh1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5। नाउ इट इज h, नाउ इट इज -mgh। तो बेटा अब यहाँ पर W3, अब यहाँ पर बेटा चेक करो W3 की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पर चेक करो बेटा W3 की वैल्यू क्या आएगी। ये W2 आपका आ चुका है, अब W3 का मीनिंग अब बेटा यहाँ पर, अब चेक करो यहाँ पर अब आपका रैंप के ऊपर वेट कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब चेक करो, अब वेट के बेटा 2 कंपोनेंट आएंगे। बेटा यहाँ पर आपके वेट के 2 कंपोनेंट आएंगे। 2 कंपोनेंट कौन से आएंगे बेटा, चेक करो। एक कंपोनेंट आएगा आपका mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा आपका mg sin थीटा। आप चेक कर सकते हो बेटा, कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इंक्लाइंड सरफेस पर चलेगा तो बेटा चेक करना ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका इंक्लाइंड सरफेस पर है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो बेटा इसका वेट कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब चेक करके बताओ, इंक्लाइंड सरफेस पर बेटा ये होगा x एक्सिस और बेटा इंक्लाइंड सरफेस पर बेटा ये होगा y एक्सिस। नाउ इट इज y एक्सिस, इट इज x एक्सिस, इट इज -x एक्सिस। तो बेटा अगर आपका मोशन रैंप के ऊपर है, तो बेटा अगर आपका मोशन रैंप के ऊपर है तो आपका वेट भी रैंप के ऊपर ही होना चाहिए। तो अगर आपका वेट रैंप के ऊपर होगा तो बेटा आपका वेट आपको स्टेबिलिटी देगा, आपका वेट आपके मोशन को बैलेंस करेगा। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर आप चलोगे ग्राउंड पर
अगर आप चलोगे प्लेन सरफेस पर तो आपका वेट आपको रिएक्शन देगा। तो बेटा उसी टाइप से अगर आप चलोगे रैंप के ऊपर तो बेटा रैंप के ऊपर भी आपको अपना वेट लेना पड़ेगा। अभी आपका वेट कहां पर आ रहा है? अभी आपका वेट बेटा ग्राउंड के ऊपर आ रहा है, ये आपका ग्राउंड है। तो आपको अपने वेट को इंक्लाइंड सरफेस पर भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि वेट आपको बैलेंस देगा, आपको चलने में हेल्प करेगा। तो अब चेक करो, ये अगर mg है और बेटा इंक्लाइंड सरफेस पर ये बनेगा x एक्सिस, ये बनेगा y एक्सिस। तो अब चेक करो, ये नेगेटिव y वाली लाइन, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी mg के साथ? चेक करो, अगर ये एंगल 30 है तो बेटा ये एंगल भी 30 ही होगा। आप चेक कर सकते हो, ये अगर 90 है बेटा, ये अगर 90 है तो बोलो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका बेटा, ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। आप चेक कर सकते हैं, 90 प्लस 30 प्लस 60 टोटल आपका बनेगा 180। तो बेटा ये अगर 90 है, ये 30 है, तो ये 60 बनेगा। आप चेक करो बेटा, ये लाइन आपकी अगर यहाँ पर एंगल 90 बना रही है तो बेटा ये एंगल भी टोटल कितना होगा? 90। अब बेटा 90 में से 60 माइनस कर दो, बोलो रिमेनिंग एंगल कितना बचा? रिमेनिंग एंगल आपका 30 ही बचेगा। तो चेक करो कि जो नेगेटिव y एक्सिस वाली लाइन है बेटा, वो mg के साथ एंगल 30 ही बनाएगी। मैंने यहां प्रूव करके बता दिया आपको कि नेगेटिव y एक्सिस आपका, नेगेटिव y एक्सिस आपका कितना एंगल बनाएगा mg के साथ? वही एंगल बनाएगा जो इंक्लाइंड सरफेस का एंगल होगा ग्राउंड के साथ, वही एंगल बनाएगा जो इंक्लाइंड सरफेस का एंगल होगा ग्राउंड के साथ। तो बेटा अब यहां आ जाओ, अब यहां चेक करो, यहां अगर ये एंगल थीटा तो बेटा यहां भी एंगल थीटा बनेगा। अब चेक करो, ग्राउंड के ऊपर जो आपका y एक्सिस है, ग्राउंड के ऊपर जो आपका y एक्सिस है बेटा, उसके ऊपर डाउनवर्ड, सॉरी बेटा मैंने आपको वही बोल दिया, ग्राउंड के ऊपर मुझे डिस्कस करना है रैंप के ऊपर। तो बेटा रैंप के ऊपर जो आपका y एक्सिस है, तो ये ठीक कर लेना बेटा, मैंने गलती से ग्राउंड के ऊपर बोल दिया, इसको रैंप के ऊपर लेके चलना है। तो अब चेक करो, रैंप के ऊपर जो आपका y एक्सिस है बेटा, उसके ऊपर फोर्स आपका mg cos थीटा आ रहा है। आप चेक करके बताओ, जो आपका रैंप है तो बेटा रैंप के ऊपर चेक करो, अब रैंप के ऊपर चेक करो कितना वेट आपका अप्लीकेबल है। इस रैंप के ऊपर आपने कितना वेट लगाया? mg cos थीटा। तो अब चेक करो, रैंप के ऊपर आपका एक्शन कितना है? ये अगर आपका एक्शन है और ये एक्शन किसके ऊपर है? ये एक्शन आपका रैंप के ऊपर है। तो बेटा अगर ये एक्शन आपका रैंप के ऊपर है तो बेटा रैंप हमें क्या देगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर चेक करो, ये आपका y एक्सिस बना किसके ऊपर? रैंप वाले सरफेस के ऊपर। और बेटा ये रैंप का प्लस x एक्सिस और ये आपका रैंप का माइनस x एक्सिस है। तो अब हमने वेट को किसके ऊपर डिवाइड किया? हमने वेट को यहाँ पर रैंप के ऊपर डिवाइड किया है। तो हमें वेट का यहाँ पर कंपोनेंट किसके ऊपर लेना है? रैंप के ऊपर लेना है। तो बेटा ये करेक्ट कर लेना, मैंने इनिशियली ये बोल दिया था कि वेट ऑन ग्राउंड, लेकिन हमें डिस्कस करना है वेट को रैंप के ऊपर। तो मैंने वेट को रैंप के ऊपर लेने के लिए रैंप के ऊपर मैंने दो एक्सेस बनाए, दैट इज y एक्सेस एंड x एक्सेस। इधर प्लस x एक्सेस, इधर माइनस x एक्सेस, ये प्लस y और ये माइनस y। तो चेक करो, अब यहां पर mg ने कितना एंगल बनाया? mg ने बेटा कितना एंगल बनाया किसके साथ? y एक्सेस ऑफ रैंप के साथ, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। आप चेक करो, ये थीटा एंगल अगर mg का बना किसके साथ? y एक्सिस टेकन ऑन रैंप। तो बेटा अब रैंप का जो y एक्सिस है वो अगर एंगल थीटा बना रहा है mg के साथ, तो उसके ऊपर mg का बेटा कौन सा कंपोनेंट आएगा? कोस वाला कंपोनेंट आएगा। तो हम यहाँ mg cos थीटा लिखेंगे और यहाँ पर बेटा mg sin थीटा आ जाएगा किसके ऊपर? ऑन नेगेटिव x एक्सिस। तो आप चेक करो, नेगेटिव y पे आ रहा है mg cos थीटा और नेगेटिव x पे आ रहा है mg sin थीटा। तो अब बेटा चेक करो, आप ऊपर जा रहे हो बेटा, आप ऊपर जा रहे हो। तो अगर ये आपका पॉइंट C है और ये पॉइंट आपका B है, तो बेटा अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? C to B। और बेटा आपका वेट कहाँ है? mg sin थीटा कहाँ पर है? mg sin थीटा बेटा अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है और आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो बोलो क्या लिखूं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट CB इनटू
cosine of angle between force and displacement that is 180 degree। तो बेटा क्या लिखूं इधर, mg sin theta into cb cos 180 minus 1। Now tell me sin theta, sin theta means perpendicular upon hypotenuse। Now perpendicular is AB upon hypotenuse that is BC। Now CB and BC are same। बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे, बोलो बेटा आंसर क्या आएगा, mg into AB into -1। Now it is equal to minus mgh। आप चेक कर सकते हो बेटा, ये जो हाइट है आपकी, ये जो हाइट है ये बेटा h है। तो बेटा ये आ गया आपका आंसर, वर्क डन इन case number 3। now this is work done in case number 2। now this is work done in case number 1। now you can see W1 equal to W2 equal to W3। तो बेटा अब आपको किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पर अगर वेट को डिवाइड करना हो तो आपको अब तरीका मालूम चल चुका है कि कैसे हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले आप रैंप के ऊपर दो एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो बेटा आप चेक करो कि mg आपका कितना एंगल बना रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस टेकन ऑन रैंप। तो बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो रैंप का जो वाई एक्सिस है बेटा, अगर उसके साथ mg का एंगल थीटा है तो उसके ऊपर आपका mg cos थीटा आएगा और उसके एक्स एक्सिस के ऊपर mg sin थीटा आएगा। तो कभी भी आपको ऐसा डाउट हो तो सिंपल वे से आप इसको सॉल्व करोगे कि इस टाइप से ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है। यहाँ अगर आप खड़े हो तो चेक करो, अगर आपका मोशन रैंप के ऊपर है तो बेटा रैंप के ऊपर ये आपका बनेगा वाई एक्सिस, बेटा ये बनेगा एक्स एक्सिस, और बेटा इधर बनेगा माइनस एक्स एक्सिस और इधर बनेगा माइनस वाई एक्सिस। अब चेक करो आपका वेट कहाँ, आपका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब आपके वेट ने कितना एंगल बनाया विद नेगेटिव वाई एक्सिस दैट इज थीटा। तो बेटा यहाँ पर वेट का कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा। बोलो यहाँ कौन सा आएगा, दैट इज mg sin थीटा। तो बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें रैंप पर चलना है तो आपका वेट भी रैंप पर कंसीडर होगा, और वेट को रैंप पर कंसीडर करने के लिए हमें वेट को तोड़ना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपका वेट का एक पार्ट किसके अलोंग आ रहा है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पर वेट का एक पार्ट किसके अलोंग आ रहा है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो बेटा ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपको कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में, कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर रैंप के ऊपर, इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर किसी फोर्स को अगर तोड़ना हो, किसी फोर्स को अगर फील करना हो, कंसीडर करना हो, तो आप उसको इस टाइप से रिजॉल्व कर सकते हैं, आप उसको इस टाइप से डिवाइड कर सकते हो। तो ये तरीका मैंने आपको बताया। आप चेक करो, तीनों वर्क डन अगर आपके सेम आ रहे हैं और तीनों पाथ आपके अलग अलग शेप वाले हैं, तीनों पाथ का डिजाइन अलग अलग है, तो बेटा यहां पर वर्क डन की वैल्यू वही आ रही है जो केस नंबर 2 में आ रही है, जो केस नंबर 3 में आ रही है। इसका मीनिंग यहां पर जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये बेटा कंजर्वेटिव है। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आप चेक कर सकते हो बेटा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो नेचर में कंजर्वेटिव है, वो नेचर में कंजर्वेटिव है। तो बेटा ये था प्रूफ कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में बेटा वर्क डन की वैल्यू सेम कैसे आती है। तो बेटा अब इसी टाइप से अब हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आते हैं। इसी टाइप से हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी बेटा हमारे पास आते हैं। अब चेक करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमें कैसे डिफाइन करना है उनको, और कैसे उनका प्रूफ हमें एक्सपीरियंस करना है, कैसे हमें उनके प्रूफ को फील करना है, कैसे हमें उनके प्रूफ को एक्सेप्ट करना है। तो अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को कंसीडर करने वाले हैं। तो बेटा अगला हमारा फोकस होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। तो बेटा अगला हमारा फोकस होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
बेटा वो फोर्सेस व्हेन वो फोर्सेस जिनका वर्क डन डिजाइन ऑफ पाथ या शेप और पाथ पर डिपेंड करेगा। बेटा वो फोर्सेस जिनका वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ पाथ एंड डिजाइन ऑफ पाथ। तो अलग अलग पाथ में अगर वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो बेटा अगर एक फोर्स आपको अलग अलग पाथ में अलग अलग डिजाइन ऑफ पाथ में वर्क डन की वैल्यू अलग अलग दे रहा है, तो बेटा वो फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है, वो फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव है। सो व्हेन वर्क डन बाय द फोर्सेस और against the forces depends on shape of path. When work done by the forces or against the forces depends on shape of path, then forces are known as non-conservative forces. Then forces are known as non-conservative forces. For example, friction force and induction forces. Friction force and induction forces. तो बेटा अब हमें फ्रिक्शन फोर्स और इंडक्शन फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाली कैटेगरी में रखना है। तो बेटा अगर हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक्सप्रेशन अभी डिस्कस किया है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में बेटा एक राउंड ट्रिप में आपको वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये बेटा एक प्राइम स्टेटमेंट है कंजर्वेटिव फोर्सेस की कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आप किसी भी क्लोज्ड पाथ में चलोगे और अगर वहां पर आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन निकाला है, तो वहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन बेटा आपको 0 मिलेगा। कैसे मालूम चला आपको? अगर आपको ए से बी जाना है, अगर आपको ए से बी जाना है और आपका वेट बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड है, आप चेक करो आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वेट आपका नीचे है, तो एंगल बना 180। तो बेटा ए से बी जाने में वर्क डन की बोलो वैल्यू क्या आएगी? दैट इज -mgs। अब अगर हमें बी से ए आना है बेटा, अब हमें बी से ए आना है, तो बेटा उस केस में चेक करो, जब बी से ए आओगे तो आपका वेट भी नीचे होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, तो उस केस में बेटा इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो अब क्या लिखूं? WBA दैट इज +mgs इंटू cos 0 दैट इज +1। तो बेटा आप चेक करो, अगर हम जहां से चले थे वापस वहीं आ रहे हैं, तो बेटा एक राउंड ट्रिप में एक क्लोज्ड पाथ में बेटा टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? WBA प्लस WAB, WBA प्लस WAB एंड इट इज इक्वल टू 0, एंड इट इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो कि हम पहले गए A से B, फिर हम आ रहे हैं B से A। तो अगर हमारी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है, अगर हमारी राउंड ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है, तो राउंड ट्रिप का मीनिंग बेटा जहां से चले थे वापस वहीं आ गए हैं। चले थे A से B, फिर वापस A पे आ गए हैं थ्रू B to A। तो हम पहले गए A to B, फिर हम गए B to A। इसका मीनिंग हमारा इनिशियल पॉइंट आपका, हमारा यहाँ पर इनिशियल पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हो कि हम इनिशियली A से डिस्प्लेस हुए थे और फाइनली हम A पर ही आए हैं। तो बेटा हमारी ट्रिप कैसी है? हमारी ट्रिप राउंड ट्रिप है। राउंड का मीनिंग हम यहाँ से A से B गए और फिर यहाँ से U टर्न लेकर हम B से A आ गए हैं। तो हम बेटा अगर A से B जाएंगे और B से A आएंगे, तो दोनों केस का जो वर्क डन आएगा तो वो आएगा WAB WBA, और दोनों को ऐड करोगे तो बेटा राउंड ट्रिप में वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। सो दिस इज मेन
एविडेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर आपके दोनों टाइप के मोशन में सेम रहेंगे तो वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी, साइन अलग अलग आएगा और दोनों को ऐड करोगे तो नेट आंसर आपका 0 आएगा। तो बेटा इसी टाइप से अगर आप मून का मोशन चेक करोगे अराउंड अर्थ, तो आप चेक करना मून के ऊपर अर्थ क्या लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका नेम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चेक करना एक राउंड ट्रिप में, एक कंप्लीट रोटेशन में बेटा अगर आप वर्क डन निकालोगे बाय सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको वर्क डन की वैल्यू कैसी मिलेगी, आपको वर्क डन की वैल्यू बेटा 0 मिलेगी। आप चेक कर सकते हो, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मून का डिस्प्लेसमेंट, एंगल बना 90, तो यहाँ पर आपको वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। तो बेटा जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स आपके एप्लीकेबल होंगे वहां पर क्लोज्ड पाथ में, वहां पर एक कंप्लीट रोटेशन में आपको वर्क डन की वैल्यू 0 मिलेगी। तो बेटा अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के हमारे पास एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन फोर्सेस। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ए से बी जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आपका ए से बी जा रहा है, तो अगर हमने ये लगाया इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स और ये मिला इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बेटा अगर इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो अब चेक करो वर्क डन का फार्मूला फ्रॉम ए टू बी क्या लगेगा। फ्रिक्शन बेटा पीछे है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, और डिस्प्लेसमेंट आपका ए बी है, ये ए बी आपका फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन आपका पीछे, एंगल बना 180। क्या आंसर आएगा बेटा, माइनस एफ ए बी इंटू कॉस 180। अब क्लियर है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आंसर आएगा माइनस एफ इंटू ए बी। अब हम वापस आ रहे हैं बी टू ए। अब बेटा अगर आप बी टू ए आओगे, चेक करना, अब अगर आप बी टू ए आओगे तो बेटा बी टू ए में क्या होगा, अगर आप बी टू ए आओगे, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका ए, अब ऑब्जेक्ट आपका बी से ए आ रहा है, तो अब ये होगा आपका अप्लाइड फोर्स और ये होगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा इस केस में चेक करो, अब आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, बी से ए, अब आपका डिस्प्लेसमेंट है बी से ए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है बी से ए। तो बेटा यहाँ भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा, दैट इज 180 डिग्री। तो आप चेक करो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बी ए, यहाँ भी एंगल आपका 180 ही बनेगा। क्या आंसर आएगा, माइनस एफ बी ए। अब बेटा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो बेटा इन दोनों का सम 0 आना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रिप कैसी है, हमारी ट्रिप बेटा राउंड ट्रिप है। राउंड का मीनिंग हम ए से चले थे, बी तक गए और फिर वापस बी से ए पर आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग हमारा इनिशियल पॉइंट ही फाइनल पॉइंट है। तो बेटा यहाँ पर हमारा टोटल वर्क डन कैसा आना चाहिए, 0, अगर फ्रिक्शन आपका कंजर्वेटिव नेचर कैरी करेगा। लेकिन चेक करते हैं टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, WAB प्लस WBA and it is equal to चेक करो माइनस 2FAB, माइनस 2FAB। आप चेक कर सकते हो क्योंकि बेटा AB और BA दोनों लेंथ आपकी सेम है, तो बेटा इन दोनों को ऐड करोगे नेट आंसर क्या आएगा, माइनस 2FAB। तो बेटा यहाँ पर राउंड ट्रिप में वर्क डन की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस 2FAB। इसका मीनिंग यहाँ पर वर्क डन का आंसर बेटा 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर वर्क डन का आंसर बेटा 0 नहीं आ रहा। इसका मीनिंग अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन का आंसर 0 नहीं आ रहा तो बेटा यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बेटा यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, तो बेटा यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कंसीडर होगा। इसी टाइप से बेटा इंडक्शन फोर्सेस, मैग्नेटिक इंडक्शन फोर्सेस, इलेक्ट्रिक इंडक्शन फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस बेटा आपके
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आएंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है।